हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पहले शिफ्ट का मैथ्स का जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन उसे हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम में पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। ठीक है, उनकी औसत आयु कितनी है? तो औसत आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी हमारे पास जो आयु दी गई है उन्हें उनका योग बटे उनकी संख्या। ठीक है, इनका योग करते हैं हम 26 प्लस 25 प्लस 21 प्लस 29 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 22। ठीक है, बटे में कुल इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है? 7। ठीक है, अब इनका कुल योग कितना आएगा? 175 अपॉन 7। ठीक है, अब 7 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 बचा 3, 7 पंजा 35। तो कितना आया हमारे पास? 25 वर्ष। तो क्रिकेट टीम की जो पुरुषों की कुल आयु इतनी दी गई थी और उनका औसत कितना आया हमारे पास? 25 वर्ष आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है। x का मान कितना होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक छूट दी गई है तथा दूसरी छूट हमें निकालनी है। ठीक है, तो दूसरी छूट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस D1 मतलब डिस्काउंट, जो पहले डिस्काउंट दिया गया है, बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 मतलब कि जो दूसरा जो क्रमिक छूट दी गई दूसरी हमें जो निकालनी है। ठीक है, बटे 100 बराबर SP मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जितने में वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 2000 रुपये। 2000 गुणा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना दिया गया है? 20 का, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 बटे 100 गुणा 100 माइनस D2 मतलब x। ठीक है, तो x हमें निकालना है तो ये हम ऐसे ही रखेंगे, D2 बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है कि उस कुर्सी को कितने में बेचा है? 1400 रुपये में। 1400 यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसे हम काटते हैं, ये 20 से कटेगा, 20 से 4 बारी, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौका 20, 400 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 100 माइनस D2। ठीक है, 4 चौके 16, 4 ये बचा। ठीक है, 4 ये बचा, तो ये गुना में जाएगा, पहले साइड भाग में चला जाएगा 16। ठीक है, 16। अब 16 को 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बारी जाएगा? 87.5 में। ठीक है, भाग करके आप देखेंगे तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, अब ये 100 से घट जाएगा। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो 100 माइनस 87.5 बराबर D2 मतलब कि डिस्काउंट टू x की वैल्यू, मतलब D2 इक्वल टू है x जो हमें निकालना है। ठीक है, दूसरी छूट, तो यहाँ पर D2 बराबर 100 में से 87.5 गया तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 12.25%, यानी कि x की वैल्यू आई हमारे पास 12.5। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन, A और B दोनों
5,000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो ए है वो अपनी घड़ी को 5,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो उसे इस पर कितना होता है, 25% का लाभ होता है। कितना होता है, 25% का लाभ होता है। बी भी क्या करता है, 5,000 रुपये में अपनी घड़ी बेचता है, किंतु इसे क्या होता है, 10% की हानि होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ए और बी का क्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम अब निकाल सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट और लॉस दिया गया हो और सेलिंग प्राइस हो, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस गुणा 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर क्वेश्चन में लाभ दिया गया है तो 100 में हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे, अगर हानि दी गई है तो क्या है, 100 में से हम लॉस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो माना यहाँ पर ए और बी, ए का कॉस्ट प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हमने अभी ये जाना। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ए का 5,000, ठीक है, गुणा 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया है तो हम क्या करेंगे, 100 में 25 प्लस करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसका भी सेलिंग प्राइस 500 है, 100 बटे इसमें दूसरे में बी में क्या दिया गया, 10% की हानि दी गई, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 आएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे हम, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से एक बारी में कटेगा, 5 के 5 यहाँ पर 1000 आएगा। तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, 4000। अब बी का कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास, 0 से 0 कटेगा, 50,000 बटे 9। अब अनुपात को एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर ए का कॉस्ट प्राइस आया 4000 और बी का कॉस्ट प्राइस आया हमारे पास 50,000 बटे 9। तो अनुपात को एक बराबर अनुपात में करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 9 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 36,000 अनुपात 50,000। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 3 0 ये कट गई। ठीक है, बचा हमारे पास 36 और 50, 2 बारी में कटेगा। ठीक है, 18 दूनी 36, 25 दूनी 50, तो हमारे पास क्रय मूल्य का अनुपात आया 18:25। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, प्रत्येक मतलब हर एक की यहाँ पर चाल पूछी गई है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की कितनी लंबाई दी गई है, पहली माना ए रेलगाड़ी, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, माना पहली रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी की लंबाई है 320 मीटर। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी माना बी की कितनी है, 320 मीटर। प्रत्येक रेलगाड़ी की है ना, तो 320 कितना हुआ, 664 मीटर कुल लंबाई दोनों की। ठीक है, कुल लंबाई। तो ये जो दोनों है एक दूसरे को पार कितने समय दिया गया है, एक दूसरे को पार करती है 18 सेकंड में, समय दिया गया है 18 सेकंड में। ठीक है, 18 सेकंड में। तो चाल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, हमारे पास कुल दूरी दी गई है 640 बटे समय दिया गया है 18, किंतु क्वेश्चन में क्या है, किलोमीटर में पूछा गया है। तो किलोमीटर को हम
किलोमीटर में करने के लिए हमारे पास ये समझने के लिए हम ये समझते हैं कि जैसे किलोमीटर को अगर हमें, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है, तो क्या करते हैं हम 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, ये है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ये मीटर में है, ये सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 से 18 कट गया, ठीक है, एक बारी में। 5 से ये काटेंगे तो 5 5 5 दूनी 10, 5 8 40। तो यहाँ पर कितना आया, 128 किलोमीटर पर हावर। पर ये क्या हुआ, दोनों की आई, कुल हमें ये क्या है, दोनों की चाल आ गई, ठीक है। ये दोनों रेलगाड़ियों की चाल है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है। तो प्रत्येक के लिए हम क्या करेंगे, 128 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 64 किलोमीटर पर हावर आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना है हमारे पास, 64 किलोमीटर पर हावर का प्रत्येक का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 7200 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4/3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है, ठीक है। यहाँ पर कितना पूछा है, आर का हिस्सा दिया गया है, ठीक है। तो पी क्यू आर का अनुपात दिया गया है हमारे पास 1/2/4 1/3/2, ठीक है। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अनुपात को एक डिजिट में ले आना होता है। तो एक डिजिट में कैसे ले आएंगे कि, ठीक है, जो ये बटे में है इसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा, ठीक है। 2 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। तो 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 होगा तो हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एलसीएम हमारे पास 2 आएगा तो 2 को हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन 2 से 2 कट जाएगा, बचा 1 अनुपात, ठीक है। 4 दूनी 8 अनुपात 2 से 1 कट जाएगा, कितना हुआ, 3। तो हमारे पास इक्वेशन आई 1, 8 और 3 का हमारे पास यहाँ पर ये अनुपात बनकर आ गया। अब जो रुपए जो हिस्सा था वो कितने, कुल हिस्सा कितना था हमारे पास, 7200 रुपये, ठीक है, 7200 रुपये। तो 7200 रुपये को इस यूनिट में बांटा गया। तो कुल यूनिट हमारे पास कितनी आई, 1 और 8 9 और 3 12, ठीक है। तो जो 12 जो है वो कितने के बराबर है, 7200 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट कितनी आई हमारे पास, 7200/12। 12 से कट जाएगा, 12 छिक्के 72, ठीक है। तो एक यूनिट आई हमारे पास 600 रुपये की, ठीक है, 600 रुपये। तो यहाँ पर आर का हिस्सा पूछा गया है तो ऐसे हम सभी का हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। आर का कितना यूनिट है, 3, तो इसको हम 600 को 3 से गुना कर देंगे तो आर का हिस्सा हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1800 रुपये, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में पी की पूछते तो पी की 1 यूनिट है तो 1 यूनिट कितनी आती है हमारे पास, 600 रुपये है। क्यू की पूछते तो 8 से हम गुना कर देते 600 को, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये आंसर आ जाता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। यदि mn बराबर 9/6 है तो m+n/m-n का मान कितना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई है, बस हमें वैल्यू पुट करनी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। m+n/m-n, ठीक है। m है हमारे पास 9, n है 6, ठीक है। तो 9 + 6 अनुपात 9 - 6, 9 और 6 15 अनुपात 9 में से 6 गया, बचा 3, ठीक है।
अब अनुपात को हम कम से तब तक काटते हैं जो अनुपात होता है उसको संख्या को अगर कट रही है तो हम उसे काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो ये अनुपात हमारे पास आया 5:1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसे हम करेंगे। ठीक है, 7 में 33 को जमा करते हैं, कितना आया हमारे पास 40 गुना। ठीक है, 44 को 2 से भाग करेंगे तो 22 आएगा, गुना 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुना करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 को अगर हम 40 से गुना करते हैं तो 25 चौके 100, 1 0। ठीक है, 1000 आ गया, गुना 22 बराबर कितना हुआ, 22 को 1000 से करेंगे तो 22,000। ये आ गया हमारे पास इसका उत्तर। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। यदि एक आयत की लंबाई 14.8% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक हमारे पास अगर माना तो आयत दिया गया है। ठीक है, इसकी जो पहले जो लंबाई थी उसमें क्या है 14.28 की वृद्धि कर दी जाती है, और कहा गया है कि जो इसका क्षेत्रफल है उसको बिना परिवर्तन किए बिना जो चौड़ाई में है वो कितनी प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी हमें जो शॉर्ट मेथड है वो एक फॉर्मूले के हिसाब से हम कर सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन में जो है कम से कम समय में हम इसे कर सकते हैं। 100 गुना x, x हमारे पास क्या है, x बराबर है जितने भी प्रतिशत की वृद्धि की गई है। ठीक है, लंबाई में जितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है वह है 14.28। ये हमारे पास x है। ठीक है, x की वैल्यू 100 गुना x, 100 जमा x। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है 100 गुना 14.228। ठीक है, 28 सॉरी, 100 जमा 14.28, तो ये आया हमारे पास 1428 बटे 114.28। ठीक है, तो यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को हटाने के बाद यहाँ पर ऊपर क्या आती है, 2 0 आती है। तो अब हम क्या करेंगे, 11,428 को इससे भाग करने पर हमारे पास आंसर आएगा 12.49 समथिंग अप्रोक्स हमारे पास ये उत्तर आएगा। ठीक है, किंतु जो एसएससी ने अपने जो आंसर की में इसका आंसर दिया गया है वो है 12.5 का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 12.5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतनी 12.5% अगर हम चौड़ाई को कम करते हैं, ठीक है, कम करने पर क्या होता है, जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहेगा, पहले जितना ही हमारे पास क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा अगर हम चौड़ाई को 12.5 कम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर सीधा हमसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पूछा गया है। तो अंकित मूल्य को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस गुणा 100 अपॉन, ठीक है, जितनी छूट दी गई है उसको हम 100 से माइनस करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट, ये आता है हमारे पास अमाउंट मतलब कि अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अंकित मूल्य हम ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस दिया गया है हमारे पास 5175 गुणा 100 बटे डिस्काउंट कितना है हमारे पास 25 का, 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 75 यहाँ पर निकल कर आएगा। तो काट देंगे 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से ये कट जाएगा।
ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब क्या करेंगे हम, 2725 को 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 पंजा 20, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, ऐसे लेगा 1, 25 7 चौका 28 और 1 29। ठीक है। 4 दूनी 8 और 1 9, सॉरी 3 एकम 3, यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो गई, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा 1725। 7 चौका 28 और 1 29 का 9 से लगे 2, 4 एकम 4 और 1, 4 एकम 4 और 2 6, सॉरी ये आएगा हमारे पास 6900, हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या पूछा है, वार्षिक ब्याज दर पूछी गई है। हमारे पास समय दिया गया है 40 वर्षों का। ठीक है, धनराशि ब्याज दिया गया, ब्याज उस राशि का धनराशि का कितना है, 2/5 है ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज 2/5 दिया गया है, 2/5 दिया गया है। तो ये जो होता है नीचे की जो हमारी संख्या होती है वो होती है धनराशि। ठीक है, धनराशि, तो धनराशि पर कितने का ब्याज है, 2 का ब्याज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर धनराशि को 5000 मानते हैं। ठीक है, माना धनराशि 5000। ठीक है, तो 5000 का 2/5 कितना हुआ, 2/5, ये हुआ 2000। ठीक है, तो 2000 हमारे पास क्या हुआ, ब्याज हो गया। क्या हो गया, ब्याज। तो हमें पता चल गया कि हमें धनराशि हमारे पास है 5000। आप इसको मानने को आप 2/5 से भी कर सकते हैं, इसे 500 मानकर भी आप कर सकते हैं, 50 मानकर भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इस इक्वेशन को कर सकते हैं। किंतु अगर हमारे पास ऐसे 2/5 में दिया गया है तो इसका मतलब होता है जो बटे में होता है वो होती है हमारे पास धनराशि। ठीक है, और जो ऊपर दिया गया है 2, वो होता है हमारे पास ब्याज। तो 2/5 हमारे पास ब्याज दिया गया है। ठीक है, 5 पर 2 का ब्याज दिया गया है। ठीक है, कुल हिस्से हमारे पास, कुल मतलब हिस्सा होता है, तो कुल हिस्सा आ गया हमारे पास 5 पर कितना है, 2 का ब्याज दिया गया है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है धनराशि और ब्याज का। ठीक है, तो ब्याज हमारे पास आती है 2000। ठीक है, तो दर निकालने के लिए हमारे पास दर हम कैसे निकालते हैं, ब्याज गुना 100 अपॉन समय गुना धनराशि। ठीक है, या मूलधन। ठीक है, जैसे हमारे पास साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन या कुल धनराशि गुना समय गुना दर अपॉन 100। ठीक है, ये होता है हमारे पास साधारण ब्याज को निकालने का फॉर्मूला। इसी को हम अगर हम दर निकालते हैं तो ये दर इधर आ जाएगा और ये यहाँ पर आकर उल्टा होकर क्या हो जाएगा, हमारे पास दर का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूले को यूज़ करके हम दर निकाल सकते हैं। ब्याज कितनी दी गई है, 2000। ठीक है, अपॉन 100, समय कितना है हमारे पास 40 वर्ष, गुना धनराशि है हमारे पास 5000। ठीक है, दर बराबर, तो ये हमारे पास बराबर कट करके आएगा 1 बचेगा, तो ये सब कट कर हमारे पास 1 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 1%। ठीक है, ये बराबर कट जाएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है और राखी से 20% अधिक कुशल है, जो कि राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष जो काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगेंगे? माना पूनम, ठीक है, और ये आई हमारे पास राखी। तो जो पूनम कहा गया है, पूनम क्या है? राखी से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% अधिक कार्यकुशल है, तो माना यदि राखी 5 वर्क एफिशिएंसी से काम करती है, तो यह पूनम क्या है? 20% अधिक है। तो 20% अधिक करने के लिए हम 1 जमा कर देंगे 5 में, तो क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। तो 20% कितना होता है हमारे पास? ठीक है, ये आता है हमारे पास 1/5, ठीक है। यदि ये राखी 5 इससे कर रही है, ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? पूनम आएगा। ये कितना आएगा? 6 वर्क एफिशिएंसी से काम करेगी, ठीक है। तो माना इस वर्क एफिशिएंसी से काम कर रही है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 8 दिनों तक काम करने के बाद, तो माना यदि राखी 5 के वर्क एफिशिएंसी से 8 दिनों तक काम करती है, तो कुल काम कितना करती है? 40 करती है, ठीक है। तो जो 40 है वो क्वेश्चन में दिया गया है, यदि वो 10% काम पूरा हुआ मतलब कि जो 40 है वो कितने के प्रतिशत के बराबर है? 10% के बराबर है, ठीक है। पूनम जो राखी काम करती है 10% काम 40 के बराबर है, तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं। 1% हमारे पास हुआ 40/10, ठीक है, बराबर 4 हुआ। तो 100% हमारे पास कितना हुआ? 400, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगेंगे। तो शेष कार्य कितना बचा हमारे पास? शेष कार्य बचा हमारे पास 40। 10% काम तो पहले हो चुका था, ठीक है। तो शेष काम बचा हमारे पास 400 माइनस 40 बराबर कितना हुआ? 360 काम बच गया, ठीक है। 360 को दोनों का जब करेंगे तो दोनों की वर्क एफिशिएंसी कितनी है? ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो दोनों की वर्क एफिशिएंसी को जोड़कर हम कितना आएगा? 360/11। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 360/11 दिनों में यह काम पूरा करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो है सिंप्लीफिकेशन का है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बोर्ड मास में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे बोर्ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ यानी कि का, डिवाइड मतलब कि भाग, ठीक है, गुणा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मतलब कि जमा, सब्सट्रैक्शन, माइनस, ठीक है। ये हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 41 गुना, ठीक है, 36। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है, यानी कि हम भाग करने से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी कि 36 को 4 से गुना करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ गुना करेंगे 2 को 96 या 96 से गुना करने पर हमारे पास आएगा 192 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो इसको भाग करने पर हमारे पास आएगा 8 बारी में ये जाएगा, तो 8 से हम इसे काट देते हैं, ठीक है। भाग हो जाएगा 24 को 192 से 24 को हम भाग करेंगे तो ये 8 बारी में जाएगा, तो भाग, ठीक है। 4 को 36 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 छिका 24, 2 4 × 12 और 144 आएगा, ठीक है। तो इसको हम, ये आया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। 8 को इससे गुणा करेंगे तो ये 18 बार में जाएगा, गुणा 41 को 18 से गुणा करेंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 738। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का है, आसान है। ये सिंप्लीफिकेशन जितने आप करेंगे उतनी आपको आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई है। एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ये बोल रहा है कि 10 वर्षों में, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसे 4 गुनी की जो धनराशि को, वह समय ज्ञात करना है। ठीक है, समय ज्ञात करना है जिसमें वो धनराशि कितनी है, 4 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी 10 वर्षों में हो रही है, तो 2 गुनी को 4 गुनी करने में कितने से डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तभी तो ये 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई 4 गुना। ठीक है, 2 को अगर 2 से हम गुना करेंगे तो 4 गुना हो गई। तो यहीं पर अगर हमने इसको 2 से गुना किया है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, समय को 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने पर हमारे पास कितना आएगा, 20 वर्ष आएगा। तो 20 वर्षों में क्या होगी, वह धनराशि 4 गुना हो जाएगी। तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा, 20 वर्ष आएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से आया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 44 आम, 121 केले और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। एक ही प्रकार का फल हो मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेब की पंक्ति में केला आ गया या आम की पंक्ति में केला आपने रख दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर कुल कितनी पंक्तियाँ ऐसी बनेगी जिसमें कि प्रत्येक एक ही पंक्ति में सेब हो, एक ही पंक्ति में केले हो और एक ही पंक्ति में आम हो और जो पंक्ति है वो एक समान हमारे पास हो। तो केले कितने, सेब कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं आम की पंक्ति, यहाँ पर लगाएंगे केले की पंक्ति। ठीक है, लगाएंगे सेब की पंक्ति। सेब हमारे पास कितने हैं, 11। तो सबसे जो पंक्ति है, पहली पंक्ति कितने की बनेगी, हमारे पास 11 की बनेगी। ठीक है, तो 11 क्या है, 11 को 121 से डिवाइड करेंगे तो 11 की हमारे पास कितनी पंक्ति बनेगी, एक पंक्ति बनेगी। ठीक है, अब 11 को 121 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, आम कितने हैं, 44 हैं। तो 44 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ बनेगी, आम की 4 पंक्तियाँ बनेगी। ठीक है, तो 4 पंक्तियों में 44 आम, 11 पंक्तियों में 121 केले और एक पंक्ति में 11 सेब। तो हमारे पास ये कितनी आ गई पंक्तियाँ, 4 और 11, 15 और 1, 16। कुल पंक्तियाँ हमारे पास आ गई 16। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। 16 पंक्तियाँ हमारे पास न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब कम से कम पूछी गई है। यहाँ पर पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हमारे पास आ गई 16। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, ठीक है, और अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि जो है कुल मासिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। जो सपना है एक वर्ष के लिए मासिक व्यय करती है। ठीक है, तो पहले 3 महीनों के लिए वो व्यय करती है 1100 रुपये, मतलब कि एक महीने में 1100, ठीक है, दूसरे महीने में भी 1100, तीसरे में भी 1100, तो 3 महीने के लिए उसने व्यय किया 3300 रुपये। ठीक है, 5 महीनों के लिए उसने कितना किया, अगले 5 महीनों के लिए किया उसने 1000 रुपये। तो 5 महीनों के लिए कितना हुआ, 5000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5000 रुपये। ठीक है, और बोल रहा है अगले 4 महीनों में, अगले 4 महीनों के लिए कितना करती है,
1200 रुपये। अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये, ठीक है। हर महीने करती है वो, ठीक है। एक महीने 1200, फिर अगले महीने 1200, फिर अगले महीने 1200। तो 4 महीनों के लिए उसने किया 1200 रुपये, ठीक है। तो 1200 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4800 रुपये। 12 चौके 4800 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया उसका कुल व्यय किया जो उसने, ठीक है। कुल व्यय हम जोड़ देते हैं, कितना किया उसने, एक वर्ष में व्यय किया उसने 0 का 0, ठीक है। 8 और 3 11 का 1, हंसी लगा 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 5 13, ठीक है। ये हुआ कुल व्यय। और बचत आती है, बचत करती है वह 1300 रुपये की बचत करती है। 0 0 4 4 1। तो यहाँ पर हमारे पास आया कुल उसका जो है जो कुल उसकी धनराशि, जो कुल उसकी जो आय है वो हमारे पास आ गई 14,400 रुपये, ठीक है। कुल आय, ठीक है। ये हुई आपकी बचत। कुल आय आ गई हमारे पास 14,400 रुपये। तो ये 14,400 रुपये 12 महीनों की उसकी आय है। 12 महीनों की आय है हमारे पास 14,400 रुपये। क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक आय मतलब एक महीने की आय हम निकाल सकते हैं। एक महीने की आय बराबर 14,400 बटे 12, ठीक है। इसको काट देंगे, 12 एकम 12, ठीक है। 2 12 दूनी 24, 1200 रुपये की आएगी हमारे पास, इसकी मासिक आय निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। माना यदि आर जो है जो एक काम को, ठीक है, समझने के लिए एक काम को एक दिन में करता है, ठीक है। एक दिन में करता है, एक काम को एक दिन में करता है तो क्या है 90 दिनों तक कार्य करता है। तो यहाँ पर 90 दिनों तक कार्य किया, तो 90 दिनों के लिए कार्य किया तो कितना काम करेगा वो, 90 कार्य करेगा, ठीक है। 90 काम को 90 दिनों में करेगा। तो ये बोल रहा है कि जो 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो आर है जो 45 दिनों में जो काम करेगा वो कुल कार्य का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 45 दिनों का जो उसने काम किया वो कुल कार्य का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो 45 बटे कुल कार्य का कितना प्रतिशत करेगा वो, कुल कार्य हमारे पास कितना है 90 है, ठीक है। 45 दिनों तक जो कार्य करेगा, तो यहाँ पर इसको हम प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 45 ये 2 बार में कट जाएगा, ये आएगा 50। तो कुल काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो 50% जो है आर के द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जाएगा, ठीक है। 50% 45 दिनों में पूरा किया जाएगा आर के द्वारा। ये आ गया हमारे पास उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितनी है। यहाँ पर बोल रहा है रोहित एक बल्ला खरीदता है 2320 रुपये में, ठीक, खरीदता है मतलब कि इसका क्रय मूल्य आ गया 2320, किंतु उसकी मरम्मत के लिए 180 रुपये भी लगाता है। तो जो मरम्मत के लिए लगाया गया पैसा है वो इसमें प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस होके ये कितना हुआ 2500 रुपये। तो नया जो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य क्या हुआ 2500 रुपये। मरम्मत में लगाया गया पैसा ये भी इसमें ऐड हो जाता है, तो ये प्लस होकर कितना हो जाएगा 2500 रुपये। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कुल क्रय मूल्य हो गया 2500 रुपये।
तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। तो हानि कितनी क्या होती है, हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होगी हानि। और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये आ गया हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 2500 रुपये माइनस विक्रय मूल्य, बेचा उसने 2400 रुपये में। ठीक है, बेचता है 2400 रुपये में, 2400 रुपये में वो बेचता है। तो कितना आया हमारे पास 100 रुपये की हानि आ गई। ठीक है, 100 रुपये की कितनी आई, 100 रुपये की हानि आई। तो 100 रुपये है वो कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है, हानि आ गई, हानि प्रतिशत पूछा है हमारे पास। तो 100 है वो कितना प्रतिशत है, निकालते हैं प्रतिशत। 100 बटे क्या है क्रय मूल्य, हानि जो है हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, गुणा प्रतिशत के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, काटेंगे तो उसको 25 चौके 100, 4% की हमारे पास हानि आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। माना कि पहला विद्यार्थी है ए, दूसरा विद्यार्थी है बी। तो जो पहले विद्यार्थी है उसे मिलते हैं 75% अंक मिलता है। ठीक है, जो दूसरे विद्यार्थी है उसे कितना मिलता है, 60% अंक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसे 30% जो है अधिक अंक प्राप्त हुए, किसे 75% अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अधिक अंक प्राप्त हुए। अधिक प्रतिशत में कितना अधिक है, 15% अधिक है। ठीक है, और अंक में कितना बोल रहा है, 30 अंक अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो 15% है वो किसके बराबर है, 30 अंक के, सॉरी। ठीक है, तो इससे हम 1% निकाल सकते हैं, 30/15, 15 दूनी 30, 2, तो 1% हमारे पास आया 2। तो क्वेश्चन में पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक तो हम 100% निकाल सकते हैं, अधिकतम अंक 100 होते हैं। तो 100% कितना हुआ, 2 गुणा 100 बराबर 200। ठीक है, तो 200 हमारे पास ये आ गया इसका उत्तर, यही है इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 भी सिंप्लीफिकेशन का है। जो फर्स्ट शिफ्ट थी एसएससी जीडी की, उसमें सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, पिछली बार से मतलब नॉर्मल पूछा गया था इस बारी क्वेश्चन, जो मैथ का था। बेसिकली मैथ का थोड़ा कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा इजी कह सकते हैं हम। तो इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन का वही बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो इसको ब्रैकेट को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ऑफ इसमें हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, डिवाइड है, डिवाइड को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 24 को 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, गुना 175 जमा 5। ठीक है, 24 दिए 72 होता है, भाग हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, 5 दिए 15, 1 7 21 2 22 4। ठीक है, 425 जमा 5 गुना 20। ठीक है, भाग
2, ये आ गया 430 गुणा 20 भाग 2, ये आया हमारे पास 8600 भाग 2। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास सॉरी ये हुआ 430 गुणा 20। ठीक है, नहीं 3 पंजे 15, 1 3 सत्ता 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 525 सॉरी 525 आएगा। और यहाँ पर आएगा 530। 530 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 10 सॉरी 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। क्वेश्चन नंबर 19 में सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये आता है। ठीक है, पहले हम 24 को करेंगे। 24 से 72 3। ठीक है, 3 को 175 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 525 जमा 5 गुणा 20 डिवाइडेड बाय 2। 530 गुणा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 530 को हम 20 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 10,600 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 से अगर हम क्या करते हैं 10,600 को भाग करते हैं तो 5300 हमारे पास आंसर आएगा। तो इस शिफ्ट का जो अंतिम क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे पास पूछी गई है हमसे। तो माना कि कुल संख्या जो विद्यार्थियों की माना कुल संख्या कितनी है 100%। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिए गए है 93% उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, क्या हुए उत्तीर्ण, बचे 7%। 7% क्या हुए अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो जो अनुत्तीर्ण हुए हैं 7%, इन 7% की हमारे पास क्वेश्चन में संख्या दी गई है। कितनी संख्या है 7% बराबर है 9275। अब हम यहाँ से क्वेश्चन में अब हम क्या कर सकते हैं 1% निकाल सकते हैं। जब 7% बराबर है 9275 तो 1% बराबर है 9275/7। ठीक है, अब ये काट देंगे हम, 7 एकम 7, 7 ये 21, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35। 1% हमारे पास आया 1325। तो कुल संख्या हमने कितनी मान ली थी 100% किया, तो 100% हमारे पास बराबर 1325 गुणा 100, ये आ जाएगा हमारे पास 1,32,500 विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आएगी हमारे। तो आज हमने किए एसएससी जीडी के जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन। तो ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आगे और जो दूसरी शिफ्ट है उसके भी 20 क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से एक वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।